Good morning, all of you. This is Karna, Assistant Professor, Department of Commerce, Government College, फरीदाबाद। तो आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी हम अपनी पुरानी वाली वीडियो के अंदर टॉपिक कवर कर रहे थे फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो उसी के ही कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने फिशर इक्वेशन में बात की थी, हाँ, एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एम वी इक्वल्स टू एम डैश वी डैश डिवाइडेड बाय में टी, जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको कि जितने लेवल से हमारी मनी की सप्लाई बढ़ती है उतने ही लेवल से हमारे प्राइसेस एक्सटेंड होते हैं, बट हमारी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। और मैंने काफ़ी सारे आई गेस 3 से 4 एग्जांपल्स इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम उन्हीं की ही अजम्पशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। फिशर क्वांटिटी ऑफ थ्योरी मनी की असम्पशंस में नंबर 1 हमारे पास आता है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी। तो देखिए, अभी मैंने बात की कि फिशर इक्वेशन का क्या मीनिंग बोल सकते हैं इसके अंदर, और क्या मेन कॉन्सेप्ट है कि मनी बढ़ने के साथ साथ हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं लेकिन हमारी वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो पहली जो असम्पशंस है फिशर इक्वेशन की, उसके अंदर बोल रखा है कि जो हमारे वेलोसिटी ऑफ मनी है वो भी कांस्टेंट रहती है। मतलब क्या कि अगर मनी की सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रहा है, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी चेंज नहीं होती। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि जब लोगों की ख़रीदने की इच्छा बढ़ जाती है, ठीक है, उनकी किसी भी चीज़ को परचेज़ करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। जब 1 रुपये, ठीक है, या 10 रुपये 50 रुपये एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से लेकर तीसरे हाथों में जाना स्टार्ट होता है, तो वो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मनी होती है। तो अब ये बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिशर ऐसा असम्पशन की गई है कि अगर हमारी मनी की सप्लाई चेंज हो रही है, अगर हमारी मनी की सप्लाई बढ़ रही है, अगर हमारी मनी की सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से कभी हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। मतलब क्या कि मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है लेकिन लोगों की परचेसिंग पावर, लोगों की ख़रीदने की क्षमता, ठीक है, मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ते जाना, एक्सचेंज होते जाना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी का हमारी मनी की सप्लाई से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी मनी की सप्लाई बढ़ती है तो हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। मनी की सप्लाई बढ़ती रहती है लेकिन हमारे वेलोसिटी ऑफ मनी कैसी रहती है, स्टेबल रहती है और कांस्टेंट रहती है। सेकंड इसके अंदर है कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस। तो इसी तरीके से हमारा जो ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस है, मनी की सप्लाई बढ़ने के साथ साथ हमारा जो ट्रेड है, हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि वो भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होते, क्योंकि ऐसा है कि भाई मनी की सप्लाई बढ़ने के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि हमारे ट्रेड के अंदर चेंज है, हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर चेंज है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे जो ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रेड का एक्चुअली मतलब क्या होती है, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी नॉर्मल पब्लिक को पसंद आए। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि मनी की सप्लाई बढ़ने के साथ साथ जो हम लोगों की हैबिट्स है वो चेंज हो जाए, है ना, उनकी परचेसिंग पावर चेंज हो जाए, उनका टेस्ट चेंज हो जाए, उनका नेचर चेंज हो जाए, उनका प्रेफरेंस चेंज हो जाए, ठीक है, उनकी इनकम बदल जाए बहुत हायर लेवल से, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ट्रेड के अंदर अगर मनी की सप्लाई हो रही है, इसके अलावा हम ट्रेड के अंदर टेक्नोलॉजीज़ हमारी आ सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स हमारी आ सकती हैं। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि भाई अगर हमारी मनी की सप्लाई चेंज हो रही है, बदल रही है, तो उसी हिसाब से हमारा जो ट्रेड का वॉल्यूम है, जो ट्रांजेक्शन्स है, वो भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। मनी की सप्लाई बढ़ने के साथ साथ लोगों का नेचर, टेस्ट, प्रेफरेंस चेंज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेड जिससे
बन रहा है, हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी मेंटेन हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिफरेंट टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, मैन पावर सडन इंक्रीज़ हो जाना, ट्रेड को बहुत ज़्यादा हम प्रमोट करने लग जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो मनी की सप्लाई हमारी हो रही है, बट हमारा जो ट्रेड है वो एक लेवल से कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मनी की सप्लाई होने से ट्रेड के अंदर बहुत ही ज़्यादा लेवल से चेंजेस नहीं आते। तो जो हमारा ट्रेड है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर है प्राइस लेवल इज़ अ पैसिव फैक्टर, ठीक है। तो प्राइस लेवल पैसिव फैक्टर माना जाता है, प्राइस लेवल इज एक्टिव फैक्टर नहीं है। मतलब क्या कि जैसे हमारी मनी की सप्लाई के अंदर चेंज आना, ठीक है, हमारे वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आ जाना, हमारे ट्रेड के अंदर चेंज आ जाना। तो जैसे मनी हो गया, ट्रेड हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनकी वजह से प्राइस चेंज होता है, ठीक है। लेकिन प्राइस की वजह से इन सब चीज़ों के अंदर चेंज नहीं आता, कि प्राइस की वजह से कभी आपकी मनी की सप्लाई चेंज हो रही है या ट्रेड चेंज हो रहा है या वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारी मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, या हमारे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके हिसाब से हमारे प्राइस कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, बढ़ सकते हैं। ट्रेड की वजह से हमारे प्राइस कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस इज़ ओनली क्या बोल सकते हैं, इफ़ेक्ट है। प्राइस कोई कारण नहीं है, प्राइस क्या है, इफ़ेक्ट। कॉजेज़ क्या होंगे हमारे, जैसे मनी हो गया, वेलोसिटी हो गया, ट्रेड हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, कॉजेज़ हैं एक तरीके से, है ना। इन कारणों से हमारे प्राइसेस के ऊपर क्या हो सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो प्राइस है वो हमारा इफ़ेक्ट है, ये हमारे कारण नहीं है। कॉजेज़ क्या होंगे हमारे, मनी हो गया, वेलोसिटी हो गया, क्वांटिटी ऑफ मनी हो गया, ट्रेड हो गया, ये सब हमारे क्या है, एक तरीके से कॉज हैं, जिनकी वजह से हमारा प्राइस क्या होता है, चेंज होता है। ये इंक्रीज़ भी हो सकता है और ये डिक्रीज़ भी हो सकता है। इसी वजह से जो हमारा प्राइस लेवल है उसको हमने एक पैसिव फैक्टर के रूप में माना है, एक्टिव फैक्टर के रूप में नहीं माना। नेक्स्ट इज मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फिशर इक्वेशन का ये एक नेक्स्ट असम्पशन है कि हमारी जो मनी है वो क्या होती है, हमारी एक प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानी जाती है। मतलब सिर्फ मनी की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राइजेस को चेंज कर सकते हैं। यही एक परफेक्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि मनी की सप्लाई अगर इंक्रीज़ होती है तो हमारे प्राइजेस भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ होते हैं, मनी की सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो हमारे प्राइस भी अल्टीमेटली डिक्रीज़ होते हैं। और यहाँ पर हम मनी और प्राइजेस की बात कर रहे हैं, मनी सप्लाई और प्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो यही परफेक्ट मिक्सचर बनता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। कि भाई आपकी मनी की सप्लाई जिस तरीके से होती जाएगी उसी तरीके से प्राइसेस इन्फ्लुएंस होंगे, और जिस तरीके से हमारे प्राइस इन्फ्लुएंस होंगे तो वो ही एक पैटर्न मीडियम ऑफ एक्सचेंज की चैन को क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन द एम एंड एम डैश, ठीक है। तो पहले आपको ये बताएंगे कि एम और एम डैश का मीनिंग क्या है। एम जो है वो हमारा नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है, यह हमारा सप्लाई ऑफ मनी है। एम डैश का मतलब क्या है, दिस इज़ अ बैंक मनी, ठीक है। तो जो हमारी बैंक मनी है बेसिकली वो क्रिएट किससे होती है, डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल बैंक की हेल्प से होती है। बैंक मनी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग हैं अपने नॉर्मल डिपॉजिट्स करते हैं, अपने फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, और हम बैंक से लोन लेते हैं, उसके बाद उसका लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट हम बैंक के अंदर सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा बैंक मनी होता है। अब अल्टीमेटली जब लोग क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो बैंक से लोन लिया गया पैसा और जो उसके ऊपर लगा हुआ इंटरेस्ट है वो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आपका नॉर्मल मनी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर आपको पैसा मिला है अपना ट्रेड करने के लिए, अपना ट्रांजैक्शंस करने के लिए, या अपनी परचेसिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए आप लोन की फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, और उस लोन की फैसिलिटी से आप किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो एम और एम डैश है वो एक कांस्टेंट
रिलेशन में रहता है, वो एक कांस्टेंट रिलेशन क्रिएट करता है। मतलब क्या कि जितना जितना बैंक के अंदर आप लोग डिपॉजिट्स करते जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं या बैंक से लोन की फैसिलिटीज़ लेते हैं, इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं या बैंक को फर्दर लोन और इन प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, तो जितना बैंक के अंदर पैसा आएगा वही पैसा नॉर्मल पब्लिक के पास आता है और उसी पैसे को वो एज अ करेंसी यूज़ करते हैं या एज अ नॉर्मल मनी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई जितना पैसा बैंक में जाता जाता है वो, जैसे आपने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट बैंक के अंदर किया, अब ऐसा नहीं है कि वो डिपॉजिट बैंक में रहेगा, वो किसी और पर्सन के हाथ में इन द फॉर्म ऑफ लोन आएगा, है ना, और इस लोन को फिर वो कहीं और जगह पर अपने इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली उस लोन को उसने क्या करा है, एज अ करेंसी मनी ले लिया और करेंसी मनी की फॉर्म के अंदर वो उसको यूटिलाइज करने लगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा कमर्शियल बैंक से पैसा जनरेट होता है, जो एक ये फंक्शन होता है, उसको हम करेंसी मनी भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली है कि इनका रिलेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितना भी पैसा बैंक से आ रहा है, जितना भी पैसा बैंक से जा रहा है, लोग इनको नॉर्मल करेंसी मनी के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपस में दोनों कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अजम्पशंस हैं, ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड तक के लिए स्टेबल होती है। जैसे कि हमने ये बोल रखा है कि हमारा वेलोसिटी है या हमारा ट्रेड है, ठीक है, तो इसके अंदर चेंजेस आते हैं, मनी की सप्लाई के हिसाब से इनके अंदर चेंजेस आते हैं, बट वो चेंजेस कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे वेलोसिटी के अंदर एकदम से सडन चेंज नहीं आते हैं या हमारे ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा सडन चेंज नहीं आते। मोस्ट प्रोबेबली हम इनको ऐसे देखते हैं कि भाई जो हमारा वेलोसिटी है और जो हमारा ट्रेड है वो कैसे हैं, कांस्टेंट रहते हैं, है ना। बहुत जल्दी से उसके अंदर चेंजेस नहीं आते, जल्दी से लोगों की परचेसिंग पावर चेंज नहीं हो सकती है। तो ये कैसे हैं, लॉन्ग लास्टिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत, अगर हम लॉन्ग टाइम तक वो जो हमारा वेलोसिटी है या जो हमारे ट्रेड है वो लॉन्ग टाइम तक कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी 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 हम लोग इसके अंदर चेंजेस को नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा जो एम डैश होता है, वी डैश होता है, वी होता है, ट्रेड होता है, ये सारे के सारे कैसे हैं, हमारे लॉन्ग टर्म में कांस्टेंट रहने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर हम ये बात करते हैं कि भाई जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं हमारे क्वांटिटी, फिशर क्वांटिटी थ्योरी के अंदर जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं, जो बिल्कुल टाइमली चेंज होता रहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके अंदर होता है, मनी सप्लाई के अंदर और प्राइस लेवल के अंदर। हमेशा जो एकदम से चेंजेस सी किए जाएंगे वो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में एक डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट चेंजेस होंगे। मतलब जितना मनी सप्लाई के अंदर चेंज होगा उतना ही हमारे प्राइस लेवल के अंदर चेंज होगा। बाकी सारे जो फैक्टर्स हमारे, जैसे एम डैश हो गया, वी हो गया, वी डैश हो गया, टी हो गया, ये सभी की सभी फैक्टर्स हमारे कैसे रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं, ये हमारे थे असम्पशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिटिसिज्म ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। वैसे तो इसके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हैं, बट कुछ ऐसे हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स निकाले हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, कौन किसको इन्फ्लुएंस करता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, और किस तरीके से हमारे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है एम इन्फ्लुएंस वी। तो आई थिंक पहले हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो वी है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब कि वो चेंज नहीं होता मनी सप्लाई के साथ साथ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे क्रिटिसिज्म के अंदर, तो एम इन्फ्लुएंस करता है वी को, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है। कैसे कि ये जस्ट हमारे अजम्पशंस को अपोज कर रहे हैं एक तरीके से, कि अगर हमारे पास मनी की सप्लाई एक्सटेंड होगी तो जाहिर सी बात है मनी की सप्लाई इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है, प्राइस इंक्रीज़ होना। प्राइस इंक्रीज़ का मतलब क्या है, जब मार्केट के अंदर पैसा आ गया है ना, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी, है ना। जब लोग खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा,
मनी का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, मनी चेंज होगी एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में, ठीक है। जो हमारा एक करेंसी है, जो हमारा एक नोट है, वो हैंड टू हैंड क्या होने लग जाएगा, ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। तो हमारे जब भी हमारी मनी की सप्लाई के अंदर चेंज होता है, तो वो हमेशा और हमेशा हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जिस हिसाब से हमारी मनी के अंदर चेंजेस होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी भी चेंज होती है, राइट। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट आता है एम इन्फ्लुएंस वी डैश, ठीक है। अब वी डैश का मतलब क्या है, वी डैश का मतलब है वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है। अब क्रेडिट मनी का क्या मतलब है, क्रेडिट मनी का मतलब क्या है, जो क्रेडिट हमने बैंक से लिया है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एम डैश का मतलब क्या होता है, एम डैश का मतलब क्या है, बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब क्या है कि आप बैंक के अंदर जो भी डिपॉजिट्स वगैरह कर रहे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या आप लोन की फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, उस पर आप इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे डिपॉजिट्स वगैरह हो गया, लोन वगैरह हो गया, वो हमारी कहलाती है बैंक मनी, ठीक है। और अगर उसी बैंक मनी को, है ना, जैसे लोन लिया है हमने, तो लोन हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट मनी हो जाएगी। तो जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ रही है ना, तो क्या होगा, उसे मनी की सप्लाई बढ़ेगी, अगेन प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। प्राइस लेवल जब हमारे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या है, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि लोन ले रहे हैं, कंपनीज वगैरह को स्टार्टअप करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेड वगैरह को प्रमोट करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। जब आपकी मनी की सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, अल्टीमेटली आपकी जो लोगों की चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की चीज़ों की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत हम अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो उससे आप क्या करोगे, क्रेडिट लेना स्टार्ट करोगे बैंक से, ठीक है, लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेल करना स्टार्ट करोगे। क्यों, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्शन लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो मनी की सप्लाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की डिमांड बढ़ने के साथ साथ लोगों की डिमांड को आपको पूरा करना है, ठीक है। आउटपुट को आपको और ज़्यादा प्रमोट करना है। हम 100% अपने आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, रेज़ अप नहीं कर सकते जितना हमारे को चाहिए, ठीक है, या जितनी हमारी डिमांड है, बट फिर भी हम एक पॉइंट तक अपने आउटपुट को लिटिल बिट इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए समटाइम हमारे को क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हमारी मनी की सप्लाई इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है, तो लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आपको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ता है, अपना ट्रेड को प्रमोट करना पड़ता है। तो उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। और उस क्रेडिट का जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, उस क्रेडिट की जब एक जगह से लेकर दूसरी जगह जगह पर मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। इसलिए ही कहा गया है कि मनी की सप्लाई हमारे वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी को इन्फ्लुएंस करती है। इसी तरीके से बोलते हैं कि भाई प्राइस इन्फ्लुएंस एम। वैसे तो हम ये बोलते हैं कि प्राइस क्या है, एक पैसिव फैक्टर है, ठीक है। असम्पशंस के अंदर अभी हमने पढ़ा कि भाई प्राइस जो है इट इज़ ओनली अ इफेक्ट, इट इज़ नॉट अ कॉज। कॉज क्या है हमारे पास, कॉज हमारे पास वही मनी की सप्लाई हो गया, वेलोसिटीज़ हो गया, ठीक है, ट्रेड हो गया, दीज आर द कॉज टू इफेक्ट द प्राइस। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भाई पी इन्फ्लुएंस एम। मतलब क्या कि वैसे हम पी को हमारा क्या मान सकते हैं, पी को हमारा पैसिव फैक्टर मानते हैं, बट समटाइम्स कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी मनी की जो सप्लाई है वो प्राइसेस की वजह से चेंज होती है, ठीक है। जैसे हो जाता है कि भाई प्राइस लेवल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, प्राइस लेवल हमारा बढ़ रहा है। बट अगर प्राइस हमारे प्रोडक्ट के बढ़ रहे हैं, है ना, और लोगों के पास पैसा नहीं है उसको परचेज़ करने के लिए, तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा डगमगा जाएगी। या तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को डाउन करना पड़ेगा। अगर प्राइसेस को डाउन कर रहे हैं तो भी हमारी इकोनॉमी प्रॉपर्ली तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है, हमारा प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मल रखने के लिए, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी को थोड़ा फेवरेबल सिचुएशन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट होते हैं, रेस होना स्टार्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं मनी की सप्लाई उससे इन्फ्लुएंस होती है।
ठीक है। हमारे को मनी की सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है, जिससे मार्केट के अंदर पैसा आएगा। ठीक है, मार्केट के अंदर पैसा आएगा तभी लोग क्या कर पाएंगे, अपनी डिमांड को रेस कर पाएंगे, प्रोडक्ट को ख़रीद पाएंगे, और जब हमारा प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट के अंदर तभी हम नॉर्मल बेस से प्रॉफिट्स को अर्न कर पाएंगे, प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी जैसे होता है ना कि एक पर्सन की जो इनकम होती है या एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे की इनकम बनती है। ठीक है, तो हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि भाई अगर इकोनॉमी के अंदर गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हम उनको ख़रीदना बंद कर दें, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है कि भाई प्राइस बढ़ने के साथ साथ आपने चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दिया है तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो एक बैलेंस बनता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, थोड़ा डगमगा जाएगा। तो उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए हम अपनी मनी की सप्लाई लिटिल बिट इंक्रीज़ करते हैं अगर प्राइसेस हाई हैं, क्योंकि प्राइसेस हाई हैं तो हमारे को फिर भी क्या करना है, प्रॉफिट तो अर्न करना ही है। किस हिसाब से करेंगे, कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए ताकि वो फिर से लोगों की डिमांड रेज्ड अप हो, फिर से लोग थोड़ा सा कुछ ख़रीदने की कोशिश करें। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वही एक बंदे की इनकम या एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे बंदे की इनकम बन पाए। तो इसी तरीके से हमारा जो प्राइस है वो हमारी मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। सेम इसी तरीके से हमारा जो प्राइस है वो क्या करेगा, ट्रेड को भी इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, मतलब क्या कि अगेन प्राइस को एक वैसे हमने पैसे फैक्टर के रूप में माना गया है, लेकिन जब भी क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, जब भी गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, वही जो हमने नेक्स्ट पहले टॉपिक में डिस्कस किया कि प्राइस इंक्रीज़ होने से प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब जब प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या है इसका मतलब कि आपके जो भी प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर वो प्रमोट हो रहे हैं, और मार्केट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हो, हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारे कस्टमर को इफ़ेक्ट करता है कि भाई प्राइस अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी परचेजिंग पावर डाउन हो जाती है। लेकिन अगर हम एक प्रोड्यूसर के टाइप से देखें, ठीक है, एक ऑनर के तरीके से देखें तो प्राइस क्या करते हैं, उनको ट्रेड की ओर लेकर जाते हैं, प्रॉफिट्स की ओर लेकर जाते हैं, गुडविल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्राइस से हमारा जो ट्रेड है वो इन्फ्लुएंस होती है। प्राइस इंक्रीज़ होने के साथ साथ जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस इंक्रीज़ के साथ अगर हमारी सेलिंग प्रॉपर होती है तो एक जो प्रोड्यूसर है वो अच्छे तरीके से अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर सकता है, और जितना वो प्रॉफिट्स अर्न करेगा उतना ही उसका ट्रेड और उसका बिजनेस ज़्यादा लेवल से प्रमोट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड इन्फ्लुएंस वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारा ट्रेड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारा बढ़ता चला जाएगा, ट्रेड बढ़ने का क्या मतलब है कि आपका जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं, लोग उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। तो जब ट्रेड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, लोग जो भी अमाउंट है, जो भी मनी है, जो भी करेंसी है उसको एक हाथ से दूसरे हाथों में ट्रांसफ़र करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ट्रेड है वो हमारी मनी की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल करता है। कि ट्रेड जो है वो क्या है, मतलब एक तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी तो क्या मतलब है इसका कि लोगों की डिमांड अच्छे से बढ़ रही है। अगेन वही बात आ जाती है, लोगों की डिमांड जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो रही है तो हमें क्या करना है, उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाइड करना है। मतलब हम उनके द्वारा होने वाले एक्सपेंडिचर को नील नहीं कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, हमें उनको मेंटेन रखना है। और उनको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मनी की सप्लाई को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मनी की सप्लाई को लिटिल बिट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो ट्रेड है वो हमारी मनी को इन्फ्लुएंस करता है। जितना हमारा ट्रेड मोटिवेट होगा, ट्रेड हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे को कहीं ना कहीं
लोगों की डिमांड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज अप करने के लिए, इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड रखने के लिए हमें अपनी मनी की सप्लाई को थोड़ा सा रेज्ड अप या इंक्रीज करना पड़ता है। नेक्स्ट इसके अंदर है M&T आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो M&T है वो हमारे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है कि M का मतलब क्या है हमारा मनी सप्लाई और T का मतलब क्या है हमारा ट्रेड। ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कैसी सिचुएशन में कि समटाइम हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो ट्रेड है ना, मतलब हम जो भी आउटपुट वगैरह हम अपने प्रमोट कर रहे हैं वो हमारे हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन कब, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में होते हैं। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मतलब क्या है कि भाई लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, नॉर्मली जितना ट्रेड हो रहा है उतना ट्रेड हो रहा है, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, लेस एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, जब हमारे पास लेस एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जब हमारे पास ट्रेड की एक्टिविटी नहीं हो रही है, हम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वगैरह अपना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और लोगों के पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हमारा ट्रेड बहुत वैसे इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें अपनी मनी की सप्लाई को क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लेकर चलते हैं तो हमारा जो टी है, जो हमारा ट्रेड है, वो मनी की सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमारा ट्रेड कैसा है, कम है, अगर हमारा ट्रेड अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अगर हम ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज को प्रॉपर वे से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास लेस एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, तो उन केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मनी की सप्लाई को हमें क्यों इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हम अपने आउटपुट को बढ़ा सकें। ठीक है, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज को बढ़ा सकें। तो इसके अंदर हम दोनों कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि M&T आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो किस सिचुएशन में है कि जब हमारा ट्रेड कैसा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फेस कर रहा है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ अच्छे से हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल हम पूरा अच्छे से प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी मनी सप्लाई के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कैसे सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं, अगर हम ट्रेड हमारा कम हो जाता है या हम फुल एम्प्लॉयमेंट से लोअर वाली सिचुएशन के ऊपर चले जाते हैं, तब हमारे को मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं और हमारे एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज को हम जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्रिटिसिज्म। तो इसके अंदर हमने जैसे काफ़ी सारे वेरिएबल्स पढ़े हैं। ठीक है, जो हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम उनको कांस्टेंट कह देते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इनके क्रिटिसिज्म की बात करें तो हम ये देखते हैं कि आपस में हमारे काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपस में कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं और आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन के अंदर हम बात करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस। तो हालांकि ये जो पॉइंट है वो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है बहुत बार इम्प्लीकेशंस के अंदर, कि जैसे जैसे हमारी मनी की सप्लाई बढ़ती है तो उसी तरीके से हमारे प्राइस बढ़ते हैं। जैसे आप सामने वाले डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जितना ही M1 है उतना ही P1 है। ठीक है, जितना M2 है उतना ही P2 है, और जितना M3 है उतना ही P3 है। तो ग्राफ से आपको साफ साफ पता लग रहा है कि जिस रेशियो के अंदर हमारी मनी की सप्लाई बढ़ेगी उसी के साथ ही हमारा जो प्राइस लेवल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, बट इन डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रेशियो में। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो हम न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के अंदर क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, कि हमारी मनी की सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, लेकिन मनी की सप्लाई इंक्रीज़ होने से
काफ़ी फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर चेंजेस होते हैं और काफ़ी फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर चेंजेस नहीं होते, इसलिए हम मनी को कैसा मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। तो यहाँ पर सामने एक डायग्राम है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जब हमारी मनी की सप्लाई चेंज होती है, ठीक है, जब हमारी मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो वेजेस इंक्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं और हमारा जो एक्सचेंज रेट होता है वो इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन किन किन चीज़ों के ऊपर मनी की सप्लाई से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मनी की सप्लाई का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और ना ही आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है मनी की सप्लाई से इस पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी मनी की सप्लाई इंक्रीज़ भी हो रही है तो कुछ फैक्टर्स के ऊपर वो इफ़ेक्ट करती है और कुछ के ऊपर वो इफ़ेक्ट नहीं करती। तो इस तरीके से मनी का जो फंक्शन है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट है, इट्स डिकोटोमाइजेशन ऑफ प्राइम प्रोसेस, ठीक है। तो डिकोटोमाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम जो अपने प्राइजेस होते हैं उसको बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स के अंदर हमने अपने प्राइसेस को डिवाइड किया है, एक हमारे पास है यहाँ पर रिलेटिव और रियल प्राइस और दूसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट एंड नॉर्मल प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली जब हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर प्राइस प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जैसे दो प्राइजेस की मैंने बात करी, एक तो रिलेटिव प्राइस और रियल प्राइस है और दूसरा हमारा एब्सोल्यूट एंड नॉर्मल प्राइस है। तो इसके अंदर आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमारा रियल प्राइस और रिलेटिव प्राइस क्या है, एब्सोल्यूट एंड नॉर्मल प्राइस क्या है। तो नॉर्मल प्राइस का मतलब क्या होता है, सिंपली वो अमाउंट जो आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पे करके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कमोडिटी है, आपने कोई सेल फ़ोन ख़रीदा है, आपने कोई बॉटल ख़रीदी है नॉर्मली, तो उसके लिए जो भी प्राइस आप पे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक पर्टिकुलर बॉटल के लिए आपने 100 रुपीज़ पे किया है, ठीक है, तो वो उस कमोडिटी का क्या बन जाएगा, नॉमिनल प्राइस बन जाएगा, एब्सोल्यूट प्राइस बन जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम रिलेटिव एंड रियल प्राइस के रूप में जानना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या बताया आपको, एक बॉटल आपने ख़रीदी है 100 रुपीज़ की, ठीक है। इसी के हिसाब से और इसी के साथ इक्विवेलेंट में रखते हैं हम एक डायरी और वो डायरी है हमारी 50 रुपीज़ की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 बॉटल इक्वल्स टू 2 डायरीज़, ठीक है। एक बॉटल आपकी 100 रुपीज़ की थी, अगर हमने उसको इक्विवेलेंट किया है तो आपकी जो एक डायरी है वो 50 की हो गई, तो मतलब एक बॉटल के इक्विवेलेंट आपकी 2 डायरीज़ बन गई हैं, क्योंकि 2 डायरीज़ आपकी 50-50 की है और एक बॉटल आपकी 100 की है। तो ये जो आपका 1 बॉटल इक्वल्स टू 100 रुपीज़, ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट प्राइस है, नॉमिनल प्राइस है। और अगर यही 1 बॉटल इक्वल्स टू 2 डायरीज़ है तो ये आपका क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्राइस है, रियल प्राइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डीकोटोमाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम सिर्फ कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं, हमारा एब्सोल्यूट प्राइस को कंसीडर करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा एब्सोल्यूट प्राइस है बेसिकली ये हमारा क्या है, इट्स अ मॉनेटरी फिनोमिना, जिसके अंदर जितने भी सडन चेंज होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे कर रहा है कि मनी की सप्लाई और प्राइस, ठीक है। एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस इन्फ्लुएंस होगा जस्ट बिकॉज ऑफ मनी की सप्लाई, ठीक है। अब रियल मनी के अंदर किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से चेंज नहीं हो रहे, तो वो हमारा कैसा फैक्टर माना जाता है, वो हमारा एक कमोडिटी मार्केट के अंदर हुआ जो चेंज होते हैं उस फैक्टर के रूप में माना जाता है। वो एक लाइक रियल फिनोमिना नहीं माना जाता, ठीक है। रियल फिनोमिना क्या है, बेसिकली वो रियल फिनोमिना हमारा है मॉनेटरी फैक्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा प्राइसिंग प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ हमारा एब्सोल्यूट और नॉर्मल प्राइस का जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन हमारा रिलेटिव और रियल प्राइस का जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमारी मनी की सप्लाई को हम न्यूट्रल मानते हैं, मनी को हम न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि मनी का डायरेक्ट मनी की सप्लाई का डायरेक्ट लिंक सिर्फ हमारे प्राइस से होता है, ठीक है, हमारे मॉनेटरी फैक्टर से होता है। और इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसको डिटरमाइन करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं, हमारे एब्सोल्यूट एंड नॉर्मल प्राइसेस को कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास मॉनेटरी थ्योरी ऑफ प्राइसेस।
तो ये है हमारे पास मॉनेटरी थ्योरी ऑफ प्राइजेस के अंदर भी, कि जहाँ पर हमारे सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं वही इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मनी की सप्लाई के अंदर चेंज होने से सिर्फ हमारे जो प्राइजेस हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के अंदर कंपनी की रेपुटेशन क्या होगी, कंपनी की गुडविल क्या हो सकती है, कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके से हैं, कंपनी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर क्वांटिटी थ्योरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं हमारे प्राइजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट इन शॉर्ट रन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि बेस स्ट्रैटेजीज इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, या हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, या एक कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है वो इन्फ्लुएंस करता है, बट शॉर्ट रन के अंदर करता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बातें करते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ क्या इफ़ेक्ट करता है, मॉनेटरी फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो लास्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लीकेशंस का, रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि भाई हमारा जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके अंदर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से वर्क करती है। तो हम यहाँ पर जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हम एक चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं जो हमारे पास है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम को क्रिएट करता है, और विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम इस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़े टाइम के लिए इसको रिमूव करते हैं, और वी कैन से कि हम इसको डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन से हटा पाते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से है कि अगर हम मनी की सप्लाई को एक्सटेंड कर रहे हैं, मनी की सप्लाई बढ़ने से प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मनी की सप्लाई जब बढ़ रही है मतलब मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, करेंसीज आ रही हैं, डिपॉजिट्स वगैरह की हेल्प ली जा रही है, तो उससे क्या होगा, ये मनी की सप्लाई बढ़ने से लोगों की डिमांड इंक्रीज़ होगी, और लोगों की डिमांड जब बढ़ जाएगी, लोगों की जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है या आउटपुट हमारे थोड़े से लिमिटेड हैं, उसके लिए हमारे को प्राइजेस को एक्सटेंड करना होगा। अब मैंने पहले भी बताया था कि प्राइजेस को एक्सटेंड कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हैं, लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट से प्राइजेस को एक्सटेंड करने से क्या होगा, प्रॉफिट्स रेज्ड हो जाएंगे। प्रॉफिट बढ़ने का मतलब क्या है, प्रॉफिट बढ़ने से सिर्फ प्रोड्यूसर को ही मदद नहीं मिलेगी, प्रॉफिट बढ़ने से जो वहाँ के लोग हैं उनको भी क्या दिया जाएगा, जो एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज जनरेट होंगे, क्योंकि वेजेस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको वेजेस हम प्रोवाइड कर सकेंगे, वेजेस हमारी वहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो जब वेजेस इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ भी आपकी इम्प्रूव होंगी। प्रोडक्शन की एक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए आपको जो एम्प्लॉयमेंट है उनके सोर्सेज को जनरेट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज जनरेट होंगे, कुछ हद तक आप उनकी वेजेस को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। तो एक टाइमिंग क्या होगा, जो आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो क्या हो जाएगी, उस जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से एक जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा था, उस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को आप थोड़ा टाइम के लिए क्या कर पाएंगे, रिड्यूस्ड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा उस हिसाब से ही आपको वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, आपको लेबर हायर करनी पड़ेगी, आपको लेबर का सरप्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और इससे हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है वो किसके अंदर क्रिएट हो जाता है, पूरा 100% इसको इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट कर देता है, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से होने वाला जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कुछ हद तक के लिए रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और एक
जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम है उसकी सिचुएशन से डील करती है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी मनी की सप्लाई हमारे प्राइजेस को इन्फ्लुएंस करना शुरू करती है, ठीक है, और इसी इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ हम अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी का रोल है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ने का मतलब ही ये है कि प्राइसेस को एक्सटेंड कर देना, ठीक है, प्रॉफिट्स को रेज़्ड अप करना, वेजेस वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रमोट जब हमारे ट्रेड के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, ट्रेड बढ़ जाएगा, ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर्स इंक्रीज होंगी और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से जो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी। राइट। तो आई होप आपको ये सब वीडियोस सॉरी जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था जिसके अंदर हमने इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए वो होगा हमारा कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।